नमस्कार। ताज न्यूज देख रहे हैं आप। द रियल इशू में बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर जो हंगामा देखने को मिला। जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र आज भारी हंगामे और तीखी राजनीतिक टकराव का गवाह बना। एक तरफ कैबिनेट मंत्री सुकीना इत्तू और पीडीपी विधायक वहीद पारा के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दूसरी ओर गांधरबल एनकाउंटर को लेकर पूरे सदन में जोरदार विरोध देखने को मिला। सुकीना इत्तू ने सीधे तौर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को राज्य की मौजूदा स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिससे माहौल और गर्म हो गया। वहीं विपक्षी दलों नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी और पीडीपी ने गांधरबल मुठभेड़ को लेकर न्यायिक जांच की मांग की। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मामले में समयबद्ध मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन विपक्ष इसे नाकाफी बता रहा है। सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि लैंड ग्रांट्स बिल जैसा बड़ा मुद्दा भी तीखी बहस का मुद्दा बना हुआ है। सवाल अब यही है, क्या टकराव सिर्फ राजनीति है या वाकई जनता के मुद्दों की ये लड़ाई है? तो रुक करेंगे, तीन खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं और उनसे भी चर्चा करेंगे इन सब बातों को लेकर। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया सर हमारे साथ, बीजेपी से स्पोक्स पर्सन वीरेंद्र सिंह सोनू है, पीडीपी से स्पोक्स पर्सन सर, शुक्रिया, धन्यवाद। मोहम्मद इमरान काजी सर है हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत में वीरेंद्र सिंह सोनू सर से ही करूंगा। सर, साफ आरोप लगे हैं आज विधानसभा के अंदर की जो आज के हालात बने हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जो भी हालात है उसके लिए पीडीपी ही जिम्मेदार है। जी वीरेंद्र सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? वीरेंद्र सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? वीरेंद्र सिंह जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? अनम्यूट कर लीजिए अपना। जी वीरेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रही है। सर सर मेरा सवाल यही है कि आज काफी हंगामा देखने को मिला सदन के अंदर, और साफ आरोप यही है कि जो आज हालात बने हुए हैं जम्मू कश्मीर के, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार जो है वो पीडीपी है। देखिए, ऐसे है कि जो आज सदन की जो कार्रवाई थी, जो उस पे मैंने हेल्थ मिनिस्टर साहिबा के बयान सुने, तो ये तो एक फ्रस्ट्रेशन है। आप पिछले 2 साल से जम्मू कश्मीर की सत्ता पर काबिज हैं। तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और मेन अपोजिशन पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जब पिछले 2024 में चुनाव हुए तो जम्मू खिते ने बीजेपी के हक में वोट डाला और कश्मीर खिते में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट मिला। अब ये कहते हैं कि 2 साल की आज सरकार, पौने 2 साल करने के बाद, कि भाई हम जिम्मेवार हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जो पिछले 1.5 साल से सरकार की गलतियां हैं, सरकार की नाकामी है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? जो पिछले पौने 2 साल से आप कोई काम जनता का नहीं कर पा रहे हैं, क्या उसके लिए भी हम जिम्मेवार हैं? चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं। हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर है। उनकी जो हड़ताल है वो 72 घंटे के लिए और बढ़ गई है। आपके राज्य में ओपीडी पे ताला लग चुका है। हॉस्पिटल के मुलाजिम हॉस्पिटल छोड़ के धरने पर बैठे हैं। इसके लिए भी पीडीपी जिम्मेवार है? इसके लिए भी मैडम जिम्मेवार है या इसके लिए भी मैं जिम्मेवार हूँ? आप कहते हैं कि आपका जो डायरेक्टर फाइनेंस है उसने एक ऑर्डर जारी करके 2.5 दिन की सैलरी बंद कर दी इस रोस्टर एम्प्लॉय की और जो सेंचुरी सर्विस वाले एम्प्लॉइज हैं, और उसके बाद गरीब आदमी का हॉस्पिटल में इलाज करवाना बंद हो गया। उसके लिए भी पीडीपी जिम्मेवार है? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक, मैं समझता हूं कि मखौटा बन चुका है, एक उनका एक काम बन चुका है कि काम इन्होंने किसी का कोई करना नहीं। आपने जो 12 सिलेंडर हर साल देने की बात की, अब वो नहीं दे रहे हैं, उसके लिए भी पीडीपी जिम्मेवार है। आपने डेली वेजर को रेगुलराइज करने की बात की, आप नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए भी पीडीपी जिम्मेवार है। मुझे बताइए ना, किस किस काम के लिए पीडीपी जिम्मेवार है? अभी देखिए, राज नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। राज जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर है, लेकिन उस पर ये बात नहीं करेंगे, ये कहेंगे पीडीपी जिम्मेवार है। सो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जो जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को हुआ, उसके वजह में अगर हम जिम्मेवार थे, मान लीजिए आपकी बात, तो लोगों ने आपको मैंडेट दिया, आपने लोगों को कहा था हम 370 वापस लाएंगे, तो पौने 2 साल का राज आप करने के बाद आज ये कहते हैं पीडीपी इसके लिए जिम्मेवार है। तो जो आज जम्मू कश्मीर में हो रहा है उसके लिए जिम्मेवार कौन है?
उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेवार है, उसके लिए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब जिम्मेवार है, उसके लिए स्कीना इट्टू साहिबा आप जिम्मेवार हैं। आपका डिपार्टमेंट बिल्कुल सफेद हाथी साबित हो गया, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? किसके पास जाके वो बात करेंगे? तो आप ठीक अपनी है, जिम्मेवारी से क्यों भाग रहे हैं? अगर आज जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर है तो वो सरकार से पूछा जाएगा। ठीक है सर, मैं दोबारा करूंगा, मैं करूंगा। मोहम्मद इमरान काजी सर हमारे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। सर, आरोप बहुत लगे हैं कि जिम्मेवार पीडीपी अगर है तो वादे तो आपने किए थे मैनिफेस्टो में अपने, वो क्यों पूरे नहीं हुए? जनता सवाल पूछती है, पर आप फिर भी आरोप पीडीपी ही भी लगाते हैं। देखिए साहिल जी, जो आज असेंबली में हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट है। वो जिस तरीके से अननेसेसरी कन्फ्रंट्रेशन हुई वहीद पड़ा साहब की तरफ से, और एक बार फिर से ये प्रूव हो गया कि पीडीपी हैबिचुअल है पॉलिटिसाइज करने के लिए चीज़ों को, ताकि वो हेडलाइंस में रह सके। ये किसी तरीके से जिंदा रहने के लिए अब वो उन हरकतों पे आ गए हैं कि किस तरीके से न्यूज़पेपर्स के हेडिंग्स बन जाएं। वहीद पड़ा साहब को सबसे पहले ये नहीं भूलना चाहिए कि जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे उस वक्त सकीना यत्तू साहिबा इस स्टेट की फुल फ्लेज मिनिस्टर थी। बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं वो। इस चीज का लिहाज करते हुए उनको सबसे पहले देखना चाहिए था वो क्या बोल रहे हैं। ये वही वहीद पड़ा साहब हैं जो आज वेलफेयर की बात कर रहे हैं, लोगों के हित की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी सारी अपनों के लिए है, एंटी पीपल पॉलिसी है। तो मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही है कि जब वहीद पड़ा साहब की पार्टी ने 2014 में एंटी बीजेपी वोट लिया कश्मीर के लोगों से, उन्होंने कहा कि आप हमें वोट करो, हम बीजेपी को बाहर रखेंगे सरकार से। उसके बाद उन्हीं की पार्टी सरकार बना रही है बीजेपी के साथ। उस वक्त वहीद पड़ा साहब ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी अपनी पार्टी के खिलाफ। उस वक्त उन्होंने ये नहीं बोला कि हमने जो सरकार बनाई है अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल बनाई है। ये इस वक्त किसी भी, आप देखेंगे ये इस वक्त असेंबली सेशन इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक पीपल सेंट्रिक इश्यूज रेज हो रहे हैं वहां पे। किस तरीके से वहां पे रीजन्स की बात हो रही है, हर एमएलए अपने इश्यूज उठा रहा है। तो ये स्मूथ फंक्शनिंग जो है असेंबली की, ये कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए वो चाहते थे कि एक कन्फ्रंट्रेशन क्रिएट हो जाए वहां पे, जी, ताकि वो किसी तरीके से लोगों को ये दिखाना चाहिए कि हम आपके हक की बात कर रहे हैं। ये वही वहीद पड़ा साहब है। मुझे सबसे पहले देखिए साहिल जी, यहाँ 2024 2024 का जो इलेक्शन हुआ, जी, कश्मीर में कंप्लीट वेव थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में। उस वेव के बावजूद लोगों ने वहीद पड़ा साहब को मैंडेट दिया, एक यंग होने के नाते, एक उनको अपना प्यार दिया, मोहब्बत दी, उनको असेंबली तक भेजा। कुछ भरोसे के साथ उन्होंने उनको भेजा था ताकि वो वहां पे लोगों की बात करेंगे। लेकिन अब वो किस रास्ते पे चल पड़े हैं कि उनको ये दिख रहा है कि सिर्फ लाइमलाइट में और न्यूज की हेडलाइंस में रहने के लिए वो किसी भी हद तक और किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करने जा रहे हैं वो। और वो इंसान किस हक से ये बात कर रहा है, मुझे ये बताइए पहले। सब यूएपी में एंटी नेशनल एक्टिविटीज में वो बुक है, दो केसेस यूएपी के उनके अगेंस्ट में है एंटी नेशनल एक्टिविटीज के। उसमें इलीगल ऑक्यूपेंट है वो वहां पे बरजुला में जहां वो रह रहे हैं, कस्टोडियन की जमीन है वो। उसके बाद आप आइए, वेरीफाई होना चाहिए कि जो उनके पास कोल्ड स्टोरेजेस हैं, जी, और एक एक कोल्ड ये स्टोर मुद्दा भी उठा। 25-25 करोड़ रुपए का है। 25-25 करोड़ रुपए का एक कोल्ड स्टोर है। वो कोल्ड स्टोर के पैसे कहां से आए? उन्होंने लोगों का सौदा करके हमेशा ये सब काम किए हैं। आज वो लोगों को ये दिखा रहे हैं कि हम लोगों के हमदर्द हैं। जब वो पावर में होते हैं तब उनकी जबान कुछ और होती है। तब ठीक उनकी सर, चीफ मिनिस्टर साहिबा ये कहती हैं कि वहां पे आप दूध टॉफी लेने जाते हो, तब उनकी लैंग्वेज कुछ और होती है। ठीक सर, मैं दोबारा करूंगा आपको, मैं करूंगा डॉक्टर अभिजीत जोशी साहब हमारे साथ, बीजेपी से स्पोक्स पर्सन। सर, जो जो अब तक की कार्रवाई हुई पूरे सदन की, इस बजट सेशन की, किस तरह से देखी भाजपा ने? भाजपा का क्या रुख रहा उसके ऊपर? और लैंड रिफॉर्म बिल
भी लाया गया, पर वो साफ मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें चर्चा जरूरी है, चर्चा के बाद इस पर डिसीजन को लिया जाएगा। पर इन सब के बीच में क्या आज सरकार डिलीवर कर पा रही है जिस तरह करना चाहिए था? बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहिल चंद्र को पहले इसको मेरे नमस्कार। देखें, जो भी चीज हो रही है और खासकर जो 1.5-2 साल से सिस्टम चल रहा है, कहीं पर भी मुझे असेंबली में जो एक भूमिका रूलिंग की होनी चाहिए वो तो मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आ रही। और शायद ये पहली ऐसी रूलिंग है जिनको मैंने देखा है कि सत्ता में जो पार्टी बैठी है वो अपोजिशन के पुतले फूंकती है। तो ऐसी ऐसी तो पार्टी मैंने आज तक कोई नहीं देखी, और ऐसी मैंने पूरी की पूरी आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे कोई भी मैंने रूलिंग पार्टी नहीं देखी। लेकिन चलें, जो भी चल रहा है, अब हमेशा ये क्या करते हैं, और प्रॉब्लम यही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में, ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर हमेशा बातों को लेकर चलेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट मुद्दों के ऊपर आना नहीं चाहते। दिक्कत ये थी कि 70-80 साल जो भी इन्होंने पिछले लोगों को बेवकूफ बनाया यहाँ पर हर एक चीज को लेकर, केवल अपना ही विकास हुआ, लोगों को तो बेचारों के दिन बर दिन दरबदर होते गए लोग, जिसमें डेली वेजर्स भी आ गए और बाकी बेरोजगार भी आ गए, सब कुछ सब लोग, और बार बार जो है ये उसी चीज का आश्वासन दे देकर लोगों को बेवकूफ बनाते। लेकिन इस बार तो इन्होंने एक नई चीज रच दी कि वो जो ये झूठे आश्वासन, झूठे वादे किया करते थे, उसे इन्होंने लिख कर दे दिया, जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो कहा जाता है। अब जब लिख कर दे दिया तो लोग इनसे पूछ रहे, हर एक चीज का जवाब इनके पास किसी चीज का नहीं है, इसलिए इधर का उधर और उधर का इधर करते हैं ये लोग। और रही बात, अगर आप दूसरी पार्टियों की भी बात करते हैं तो इनमें से कोई भी सीरियस नहीं है, भले वो आप लैंड बिल को लेकर बात कर लीजिए, भले वो डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन को लेकर, किसी की भी मंशा, कोई अगर लैंड बिल के अंदर है तो शायद उन सरमायादार लोगों की मदद करना चाहता है जो कई सालों से बड़े बड़े 5 स्टार होटल बनाकर सरकारी जमीनों को दबाकर बैठे थे, और 500 और हजार रुपए के जो है मंथली रेंट के ऊपर इन्होंने वो जमीनें हथिया कर रखी थी। अब जब बात की जा रही है कि सबको मौका मिलना चाहिए, काम गरीब पसमानदा को भी मौका मिलना चाहिए कि वो भी अगर सरकार की कोई ऐसी चीज है उसकी फैसिलिटी का फायदा उठाए, तो लोग इसे अंदर का और बाहर का, जम्मू का और कश्मीर का, हिंदुस्तान का और यहाँ का अलग अलग नाम देना शुरू हो जाते हैं, जबकि इनको पता होना चाहिए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक है। अब तो रेल रूट से भी क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए, लेकिन आपकी मंशा क्या लोगों की खिदमत की है? जितने भी आप यहाँ पर करने की नहीं होती, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ये सरकार, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि 2013-14 का आप इनका बजट उठा के देख लीजिए, वो यूपीए 2 की लूट खसूट सरकार के साथ इनका भी संबंध था। उस समय इनको कितने पैसे मिलकर मिला करते थे जम्मू कश्मीर को चलाने के लिए, और आज कितने मिले हैं? आज डबल मिले हैं, और डबल मिलने के अंदर लद्दाख बीच में नहीं है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि पुलिस का बजट भी इसमें से अलग निकाल दिया हुआ है। ना तो पैसे की कमी है, ना किसी और की चीज का, जिसके लिए खैर खुद भी उमर साहब भी मानते हैं, बाकी उप मुख्यमंत्री भी मानते हैं कि सरकार की तरफ से कमी नहीं है। कमी है तो इनकी इच्छा शक्ति की कमी है, कमी है तो इनकी इस चीज की कमी है कि लोगों का ये भला नहीं करना चाहते हैं। तो इन्हीं की मंशा को लेकर ये चाहते ही नहीं कि दुनिया का भला हो, इसीलिए कहीं पर भी चाहे वो सवाल करने वाला है, चाहे सवाल का जवाब देने वाला है, दोनों तरफ से किसी को भी मुझे लगता नहीं सीरियसनेस है इन सब चीजों को लेकर। रही बात जो जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की है, तो हमारे जितने भी नुमाइंदे वहां पर है, वो हर एक मुद्दे को लेकर हर एक चीज के लोगों के बीच में वहां पर जाते हैं, और असेंबली में भी पूरी तरह से हर पक्ष को रखते हैं। लेकिन इस समय बहुमत इन सबके पास है, और कहीं ना कहीं सब ने इनको समर्थन दिया, भले कांग्रेस हो, इनडायरेक्टली तो खैर पीडीपी ने भी किसी टाइप पे समर्थन किया हुआ है। तो अब ये आदमी अगर आप लोगों का काम करना चाहते हैं तो इन सबको आगे निकल कर आना पड़ेगा, और एक गरीब आदमी के एक पसमानदा का दुख समझना पड़ेगा। अगर ये सब इस मंशा से काम करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से चलेगा, नहीं तो आज जाके गड़े मुर्दे उखाड़ोगे, कभी 370 का मुर्दा उखाड़ के बैठ जाओगे, कभी किसी और चीज का मुर्दा उखाड़ के बैठ जाओगे। लोगों का मुद्दा आपके पास नहीं है बात करने के लिए, बाकी सभी मुद्दे आपके पास है। एक काम बता दो, 1.5 साल में जो सरकार ने किया लोगों की भलाई के लिए, कोई एक ऐसा काम नहीं है इसने किया हो। इसलिए मुझे अफसोस होता है जब भी मैं असेंबली की तरफ देखता हूँ, इनके नेताओं को देखता हूँ मैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं इनके साथ, जो हमारे जम्मू के जो इन्होंने यहाँ से लिए हुए अपने साथ विधायक, जिनको मंत्रालय भी दिया हुआ, वो भी अपने पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए अपनी जो एक दूसरे पे छीटा कशी, जो फैमिली की बातें हैं, उसके लिए पूरी के पूरे हाउस को वहां पर टाइम खराब करते हैं, लोगों के दिए हुए टैक्स के पैसे को खराब करते हैं। कोई भी सीरियस नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है जब भी मैं जम्मू कश्मीर की ठीक है सर, मैं दोबारा करूंगा अविनाश सिंह सोनू सर का। पीडीपी पे काफी आरोप लगे हैं, जिस तरह से आपने सुना भी होगा, मोहम्मद इमरान काजी साहब ने साफ कहा है कि ये सिर्फ आरोप लगाना ही आदत है। क्या वो टॉफी का जिक्र, वो बंकर में जाना,
आखिर वो कहां तक सच्चाई है और क्या है उसमें, क्या सरकार की कार्रवाई पर आपका भरोसा है? विधान में विरोध का कारण आखिर क्या है? क्या मुख्य मुद्दा राजनीतिक बनाया जा रहा है? देखिए साहिल जी, ऐसे है कि जहां तक ये बयान की बात करते हैं, हमने काफी दफा, कल भी मैडम जी ने क्लियर किया कि एक माँ होने के नाते, बड़े होने के नाते बच्चों को कहा था कि आप दूध टॉफी के लिए क्यों, मतलब आप ऐसी अपनी जान क्यों जाए वहां कर रहे हो, वो एक बड़े होने की हैसियत के नाते से बयान था। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी जम्मू कश्मीर के लोगों की शक्ल बनने की कोशिश कर रही है। ये टास्क फोर्स किसने बनाया था जम्मू कश्मीर में? बताइए, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी लाने वाली पार्टी कौन सी है? अगर 87 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का कार्ड नहीं हुआ होता तो आज जम्मू कश्मीर के लोग शायद इस दलदल में नहीं होते। आपने वोट चोरी की, आपने वोट चोरी करके जम्मू कश्मीर में गंद लाई और पूरे हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर को जलता हुआ छोड़कर आपका नेता वहां से भाग गया। और तीसरी बात मैं इनसे पूछना था, चलिए वो पुराने की बात है, मैं आज की बात करना चाहता हूँ। पौने 2 साल से, 1.5 साल से जब से आपकी सरकार है, आप एक काम बताइए जो आपके मैनिफेस्टो का आपने पूरा किया। अगर हम आपसे सवाल पूछते हैं, आप कहते हैं आपने जो दूध टॉफी वाला बयान दिया था, भाई हमने बयान दिया था तो लोगों ने हमें सत्ता से बाहर कर दिया, तो आज आपको सत्ता मिली है, बताइए इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जहां आज जो परेशानी है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? मैं दूसरी तौर से भारतीय जनता पार्टी से भी पूछना चाहता हूँ कि आप भी तो एक मेन अपोजिशन की पार्टी है, जम्मू के लोगों ने आपको वोट दिया है। मुझे बताइए कि क्या आप भी अपना रोल मेन उस अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी का निभा रहे हैं? क्या आप भी सिर्फ इसी तक सीमित है कि आपकी गाड़ी की स्टार्ट चल रहा है, साथ के नहीं चल रहा, आपको अपनी सुखराम मिले कि नहीं मिले? मुझे बताइए। जो जनता के साथ वादे किया गया था, मैं नेशनल गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, अगर वाकई में आप गली बदलों को पक्का करना चाह रहे हो, जो हमने बिल लाया था उसको पास क्यों नहीं होने दिया, उसको क्यों रिजेक्ट कर दिया? आज साहब हमें जवाब दें इस बात का कि आपने क्यों, कि वो जो लैंड के लिए हमने बिल लाया था कि जो 5 मरले 6 मरले में रहने वाला आम गरीब आदमी है उसको लैंड रेगुलाइज की जानी चाहिए, क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको निकाला? आपने इनके ऊपर तो वोट लिए थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बताए कि 1 लाख रोजगार आपने बात की थी 1 साल में देने की, कोई 500 लड़का भी आपने भर्ती किया? आप डेली वेजर के मुद्दे पर चुप कर चुके हैं, आपका डिपार्टमेंट फाइल हाथी साबित हो चुका है। कहीं सरकार नाम की चीज है, जब सरकार से पूछना तो एक बयान लाएंगे दूध और टॉफी वाला। सर आपकी आवाज साफ नहीं कट रही है। लेकिन तो लोगों का गुस्सा था हमारे पास, लोगों ने हमें निकाला और आपको लाया, तो मेरे को दिल्ली से निकालने के लिए 370 के नाम पे वोट मांगे जनाब, उसके स्टेट के रेजोल्यूशन मांगे, आपने 370 के नाम पे वोट मांगे, 2 साहब पे डाल के वोट मांगे, तो सरकार में 15 तारीख को, तो 16 तारीख को आपका रेजोल्यूशन ऊपर में आ गया कि हम 370 नहीं, हम स्टेट उठ चाहते हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया। ये कौन सी बड़ी बात है? शिकवा नहीं तेरी बेवफाई का हरगिज़, गिला तो तब हो अगर तूने किसी के साथ निभाई हो। मैं पूछना चाहता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस से कि इन्होंने आज तक किसके साथ निभाई है? वोट की राजनीति के लिए आपने सब लोगों को इस्तेमाल किया और आज वहां हालात ये बन चुकी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने किए वादे सारे विफल कर चुकी है। और लोग जब इनसे सवाल पूछते हैं तो ये एक बयान लाना चाहते हैं कि आपने एक बार 15-16 में वो बयान दिया था। भाई आप उसके बाद बताइए, आपने क्या रोड मैप जम्मू कश्मीर के नौजवान को दिया? आपने क्या नई चीज जम्मू कश्मीर ठीक के सर। लोगों के लिए लाई जिसके ऊपर आप ट्रस्ट किया जाए? मोहम्मद इमरान खान सर, आपने सुन ही लिया होगा, क्या रोड मैप है आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास युवाओं के लिए, और खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा। जी, एलिगेशंस और फैक्ट्स में थोड़ा सा जी एक डिफरेंस है। एलिगेशन इंसान कुछ भी लगा सकता है, लेकिन आप फैक्ट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं फैक्ट्स पे आता हूँ। ये जिस पार्टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जब जम्मू कश्मीर से प्राइम मिनिस्टरशिप छीनी गई थी और यहाँ चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट किया था कांग्रेस ने, उस वक्त डिप्टी मिनिस्टर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब उस सरकार में। जब 90s में यहाँ पे कश्मीरी पंडित कश्मीर से निकले और ये हालात बने वहां पे कश्मीर में, उस वक्त होम मिनिस्टर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब। उसके बाद जिस वक्त आप 2019 से पहले की बात कर लीजिए,
उस वक्त गवर्नमेंट थी बीजेपी पीडीपी की यहाँ पे। नक्शा तो इन्होंने चेंज किया यहाँ का। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं साहिल जी, जितनी पब्लिक स्कूल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप जो प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट आप देख रहे हैं, कॉलेजेस देख रहे हैं, यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं, हॉस्पिटल्स देख रहे हैं, नर्सिंग होम देख रहे हैं, आप किसी चीज की बात कर लीजिए, मुझे बताइए कौन सी चीज बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे हुकूमत के बाद? कोई चीज तो बताइए कि ये चीज हमने बनाई है, ये कॉलेज हमने बनाया है, ये यूनिवर्सिटी हमने बनाई है, ये हॉस्पिटल हमने बनाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया है। हमने कभी कम्युनल पॉलिटिक्स या बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दिया है। और ये लोग हमें बताएंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया। जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हालात इतने बदतर थे कि लोग सुबह घर से निकलते ये गारंटी नहीं थी कि शाम को घर आएंगे कि नहीं आएंगे। आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका था, आपके रोड्स तबाह थे, आपके पुल तबाह थे। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिसाइड कर लिया कि अगर हमने यहाँ पे अमन लाना है, पीस लाना है, तो हमें डेमोक्रेटिक सेटअप में जाना पड़ेगा। उस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने 96 में यहाँ पे इलेक्शन में उस आग में कूदने की हिम्मत की थी। उस वक्त कहाँ थे ये सब लोग? यहाँ पे डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुर्बानी दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स को, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए को मारा गया है। यहाँ पे कुर्बानियां दी है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस रियासत के लिए, इस मुल्क के लिए। यहाँ बीजेपी ने, पीडीपी ने 2014 से 18 तक की सरकार चलाई। उसके बाद आज भी देखेंगे आप, अब यहाँ पे बीजेपी डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्न कर रही है। मुझे बताइए क्या अचीवमेंट की इन्होंने? कौन सी डिस्पेट, ये इनइक्वेलिटी की बात करते हैं ये सब लोग, कौन सी इक्वेलिटी लाई इन्होंने पिछले 10 साल में? फिर कहाँ पे कौन सी चेंजेस लाई जिससे हम बोलेंगे कि हाँ ना जम्मू के साथ अब हक इक्वेलिटी मिलने लगी? ठीक सर, मैं जवाब लेता हूँ सर। डॉक्टर अभिजीत जी सुनिए सर, आरोप तो बहुत है कि कहाँ पे इक्वालिटी लाई भाजपा ने। आखिर भाजपा को भी एक बड़ा मैंडेट देके लोगों ने लाया, 29 सीटें जीती भाजपा ने जम्मू से, तो एक बड़ा मैंडेट ये भाजपा के लिए। भाजपा ने क्या जी सर जी साहिल जी एक सेकंड यहाँ, उसके बाद जसरोटा साहब बोले जी। यहाँ अभी मैं परसों एक स्टेटमेंट सुन रहा था सलाथिया साहब का। यहाँ एक एमएलए ने, पीडीपी के एमएलए ने ये क्वेश्चन रेज किया था और ये डिमांड रखी थी कि पीर पंचाल और चिनाब खित्ते को डिवीजन का दर्जा मिलना चाहिए। मैं सलाथिया साहब का स्टेटमेंट उसमें सुन रहा था, क्लियरली उन्होंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट बने, डिवीजन शिविजन नहीं मिलने वाला किसी को यहाँ पे। ये तो जम्मू के साथ इक्वेलिटी नहीं कर पा रहे हैं ये सब लोग। ये कहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला कर रहे हैं? सर आखिर विभाजन चाहिए क्यों है? नहीं, विभाजन नहीं, देखिए कोई विभाजन नहीं चाहता है जनाब। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि हर रीजन की, जहां ये इक्वेलिटी की बात करते हैं, जहां ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक, हम भी चाहते हैं कि सारे रीजन, चाहे उसमें पीर पंजाल हो, चिनाब खित्ता हो, जम्मू का रीजन हो, कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर, हर रीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हर रीजन की डेवलपमेंट होनी चाहिए। ठीक, जी 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 सर। डॉक्टर अभिजीत जसोटे सर। देखें, ऐसा है कि काफी सवाल थे जो सामने वाले से किए हैं, और मैं जरूर कहूंगा कि बड़े अच्छे वक्ता भी हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखते हैं, और एक ऐसी पार्टी को बचाने की कोशिश करते हैं जिसका 70-80 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो निंदनीय भी है और दुखदायक भी है, लेकिन बचा लेते हैं बड़े हद तक। लेकिन करे क्या, सच तो लोगों के बीच में लाना और सच सुनने की आदत भी सबको डालनी चाहिए। किसने क्या किया क्या नहीं किया तो हमें बड़े अच्छी तरह से पता है। ये भी क्योंकि मेरे जम्मू खित्ते से ही आते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि इन्हीं की पार्टी ने सबसे पहली नाइंसाफी इनके साथ की थी। 51-52 की पहली असेंबली जम्मू की खित्ते की पॉपुलेशन, जिसमें जहां से हमारे भाई आते हैं गाजी साहब, जहां यहाँ की पॉपुलेशन हमारी 1.5 लाख ज्यादा थी कश्मीर की पॉपुलेशन से, लेकिन 18 सीटें नेहरू जी के साथ गठबंधन के ऊपर शेख साहब ने वहां दे दी। आप कब जोड़ने की बात करेंगे जनाब? जोड़ने की जब बात थी तो आपने बेचारे पीओके के लोगों को भी साथ नहीं जुड़ने दिया, नहीं तो वो भी जुड़ते थे। महाराजा साहब की तो पूरी रियासत गिलगित बल्तिस्तान तक थी, लेकिन खैर शेख साहब नहीं चाहते थे क्योंकि उन बेचारों का कसूर एक था, उन्हें कश्मीरी बोलना नहीं आती थी।
और शायद वो आपसे भिन्न थे, इसीलिए आपने उनको साथ नहीं मिलने दिया। आप जोड़ने की बात ना करें जनाब, जोड़ने में नहीं, आपका तोड़ने में जरूर आपका विश्वास रहेगा, और तोड़ने में ही आगे बढ़ते रहे आप। यही तोड़कर आपको लगा कि वो सब चीजें तो 1979 में भी चले जाइए, उस समय क्या हुआ था, वहां पर भुट्टो को फांसी दी जाती है पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ पर आपने कश्मीर के लोगों के साथ ही क्या किया था, किस किस की शेव करवाई थी, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से मजहबी इदारे थे जहां जिनको आग के हवाले कर दिया गया, और लोगों की क्या हालत की गई थी, हमें अच्छी तरह से पता है। तो कम्युनल पॉलिटिक्स कौन करता है ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। फिर थोड़ा सा पीछे जो अभी आपको पीडीपी के प्रवक्ता बता कर गए वो भी सच्चाई है। आप जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत का गला सबसे पहले आपने दबाया था, हमें अच्छी तरह से पता है कौन 87 के बाद कौन यहाँ पर जीता था, कौन सी पार्टी थी, कौन वो थे जो आज टेररिस्ट बन के वहां पर बैठ के हमारे मासूम लोगों का खून बहा रहे हैं। टाइम पर उन्होंने यहाँ पर चुनाव लड़े हुए थे, किसने रातों रात लोगों की तकदीर और तदबीर बदली, कौन थे बूटा सिंह, किस पार्टी के होम मिनिस्टर थे, यहाँ पर कौन था, किसने किसको फोन किया, किसने नतीजे बदले, किसने आंकड़े बदले, और उसके बाद बंदूक जब दाखिल हुई तो शायद सबको पता नहीं होगा, पहले 5 जो वर्कर गए थे पार, जिन्हें हाजिन ग्रुप कहा जाता था, वो इन्हीं के वर्कर थे। अब इनके बड़े बड़े लीडर तो यहाँ पर जेकेएलएफ के भी परमानेंट मेंबर रहे हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा फिर बुरा लग जाएगा सबको, लेकिन सच्चाई हम अच्छी तरह से जानते हैं। आप तो बचाने में डिफेंड करेंगे ही, मैं तो समझ सकता हूँ, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफेंड दैट अनडिफेंडेबल। और खासकर जब हम लोग बैठते हैं यहाँ पर तो हमारे पास तो पूरी का पूरा ये है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा 2014 के बाद, आपने पूछा हमने क्या किया क्या नहीं किया। 2014 में जब सैलाब आए थे, सैलाब के बाद आपके मुख्यमंत्री कहाँ पाए गए थे हमें अच्छी तरह से पता है, लेकिन उसके बाद जब सरकार यहाँ पर आई तो उसके बाद आपके सामने आप बोलते हैं कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं और या हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक हॉस्पिटल बना, उसके बाद ही बना। कितने सारे नए कॉलेजेस बने इसी दौर के अंदर बने हैं। ये आईआईटी आईआईएम इसी दौर में बनी है। ये कौमी शाहरा के ऊपर जो आपको 15-20 टनल नजर आती हैं, आज आप भी चाहें तो अगर आप किश्तवाड़ से भी चलेंगे तो जनाब आप और 2-2.5-3 घंटे के अंदर आप अपने कश्मीर में पहुंच जाएंगे। ये सब कुछ अभी कर ये पिछले 5-6 सालों में ही सब कुछ हुआ आपके समय में। और आपकी वो जो गठबंधन की सरकार आज भी है, कांग्रेस की सरकार में एकमात्र टनल थी, वो भी बनाई जर्मन ने थी, बोर्ड उस पर नेहरू जी का लगा था, जिसे उन्हीं के नाम पर जवाहर टनल का नाम दिया गया था। उसके नीचे एक आधी अधूरी नक्शे टनल थी, वो भी आके मोदी जी ने ही पूरी की थी। आज आप देख लीजिए, अगर हम ना देखना चाहें तो दूसरी बात है, जिस ट्रेन में फारूक साहब बैठकर आए थे बड़े इत्मीनान से, कश्मीर से कटरा तक पहुंचे थे, उन्होंने भी उसकी तारीफ की थी। मुझे लगता है आपको भी तारीफ करनी चाहिए इन सब चीजों की। काम तो हुए हैं, आप चाहें ना चाहें काम तो हुए, जनता जानती है, और जनता जो है वो, मेरे को लगता है ये वो टाइम चला गया, कोई वो जमाना है। जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो भी क्रॉस चेक करेंगे, जो साहब बोल रहे हैं वो भी जो है क्रॉस चेक किया जाएगा। तो सच्चाई तो ये है कि काम जो भी हुए ये पिछले 5-6 सालों में ही यहाँ पर, वो उससे पहले तो जो हो रहा है आज भी आप देख लीजिए, जिस हिसाब से आप क्या कर रहे हैं, पूरी की पूरी असेंबली के अंदर आप क्या करते हैं, सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। 2 साल हो गए जनाब, नीर वोट आपको 2 साल हो जाएंगे, 2 साल के अंदर अभी तक तो आपने कुछ किया नहीं है, और आने वाले समय में भी हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब डेली वेजेस की बात आती है तब आप बोलते हैं कि इनको फेज्ड मैनर्स में करेंगे। आपके फेज्ड मैनर में बेचारे कितने डेली वेजर के जिंदगी के फेज उड़ गए। अभी रिसेंटली 15-20 दिन पहले एक बेचारे रजौरी में थे, वो भी हार्ट अटैक से दुनिया से चल बसे। ऐसे कई बेचारे डेली वेजर्स हैं जो आपके इसी इंसाफ की तवक्को के अंदर आज भगवान को प्यारे हो गए, अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। तो मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा सीरियसनेस से सोचेंगे, पैसे की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, एक इच्छा शक्ति की कमी है। अगर आप करना चाहें तो बहुत सारे काम है जो आप कर सकते हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है अगर विकास हो गया, सब कुछ हो गया, तो लोगों को फिर सच झूठ का पता लगना शुरू हो जाएगा, तो फिर से 50 सीटें लेना तो असंभव बात है आपके लिए। इसीलिए मुझे लगता है कि लोगों की बात कीजिए। बाकी ये सब सी बातें इधर उधर की है, मुझे आज आके जब भी मैं डिबेट करता हूँ, दुख उस आम गरीब और उस पसमानदा इंसान का होता है जिसके पैसे से ये असेंबली चलती है, और जिस असेंबली में आप सिर्फ गरीब की बात नहीं करते, बाकी सारी बातें करते हैं। जी धन्यवाद डॉक्टर अभिजीत जसूरिया, समय कम है हमारे पास। धन्यवाद मोहम्मद इमरान काजी भी, आपका भी, और वीरेंद्र सिंह सोनू भी, आपका भी बहुत धन्यवाद। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय साझा करने के लिए। साफ है तो जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज का दिन सिर्फ बहस नहीं बल्कि राजनीतिक टकराव का प्रतीक बन गया। एक तरफ गांधरबल एनकाउंटर को लेकर न्याय की मांग, तो दूसरी ओर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, इन सब ने माहौल को और गर्मा दिया। अब नजर इस बात पर है कि क्या जांच से सच सामने आएगा और क्या राजनीतिक दल जनता के मुद्दों पर एकजुट हो पाएंगे। फिलहाल विधानसभा का ये टकराव खत्म हो चुका है, क्योंकि आज विधानसभा का आखिरी दिन था, बजट सेशन का आखिरी दिन था। आता रियल इशू में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
पूरा प्लानर हम अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं और उसी प्लानर के बेसिस पर हम स्टूडेंट का एक टेस्ट शेड्यूल डेवलप करते हैं और जो टेस्ट शेड्यूल होता है वो हमारे पास CTS के रूप में होता है, चैप्टर टेस्ट सीरीज के रूप में होता है, RCTS के रूप में होता है, रिकॉन्साइलेशन चैप्टर टेस्ट सीरीज होता है, हमारे पास UTS के रूप में होता है, RUTS के रूप में होता है, हमारे पास FHTS के रूप में होता है, RFHTS के रूप में होता है, प्री मॉक होता है, मॉक होता है, फाइनल मॉक होता है। मींस एक बच्चा जब नीट श्योर बैच में आता है, जब तक उसका नीट का एग्जाम नहीं होता है, हम रात दिन उस बच्चे के लिए काम करते हैं। Transforming education through life skills and lifestyle learning. Beyond books, excellence in sports, NCC and co-curricular activities. At Kingstar, every facility speaks of quality and commitment. From professional cricket grounds to advanced indoor setups, Kingstar provides everything a young sportsperson needs to perform at the highest level. With commerce and humanities, we lay the foundation of careers in finance, business, and the social and governance sector, building leaders in finance and business, shaping leaders in society and governance. Highest positions in boards and competitive. NEET Sure for medical students, GE Sure for non-medical students, and direct programs for commerce and arts. Turning medical dreams into NEET success. 100 plus SP Smartians on the path to becoming doctors. Admissions are open for classes 11 and 12 in medical, non-medical, arts and commerce streams. SP Smart School. Visit our campuses to register.